Assalamu alaikum students. Hopefully you all will be fine. Okay, we have started our chapter number 5 of the chemistry, that is the physical state of the matter. Or in our previous lesson we have discussed some physical properties of the gases and the gas laws. Now we will move the second state of the matter, that is the liquid. जिस तरह से हमने लिक्विड गैसेस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, इसी तरह से हम लिक्विड स्टेट की भी डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे. द फर्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड इज़ द एवेपोरेशन. द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज़ एवेपोरेशन. आप लोगों ने बेटा ऑब्ज़र्व किया होगा कि आप गीले कपड़ों को हम बाहर फैलाते हैं और वो कुछ देर के बाद बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, ठीक है. या आप एक और एक्सपेरिमेंट खुद से भी कर सकते हैं कि कोई भी एक बर्तन ले लें या कोई एक प्लेट ले लें और आप उसमें थोड़ा सा पानी डालें और उसको बाहर धूप में रख दें. तो आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद, यानी कि हाफ डे के बाद या शाम तक, पानी जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है. तो पानी कहाँ चला गया? गीले कपड़ों में से पानी कहाँ गया? उस प्लेट में से पानी कहाँ गया? एक्चुअली इसके पीछे जो है वो एक फ़िनोमेना और होता है. हम वो फ़िनोमेना देखते हैं कि लेट्स सपोज़ कि जो हमने प्लेट के एग्जांपल लिए कि अगर लेट्स सपोज़ ये आपके पास एक प्लेट है और उसमें आपने पानी डाला है. पानी के नंबर ऑफ़ द मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द प्लेट, ठीक है. आप ये देखें कि ये वाली जो रो है, ये वाली जो फर्स्ट वाली जिसको मैंने सर्कल किया है, इसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं है. प्लेट बिल्कुल सीधी है, ठीक है, कोई ढक्कन नहीं है इसके ऊपर. तो इसका मतलब है कि जो पानी की ऊपर वाली तय है या ऊपर वाली लेयर है ये मॉलिक्यूल्स की, ये एटमॉस्फेयर के साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड है, इन कॉन्टैक्ट है, ठीक है. वो उन एटमॉस्फेयर के साथ डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट है. अब क्या होता है कि डेफिनेटली इस लिक्विड का टेम्परेचर कम होता है, एटमॉस्फेयर का ज़्यादा है. तो हमने ये भी स्टडी किया हुआ है कि हमेशा जो है वो चीज़ें फ़्लो करती हैं फ्रॉम हायर वैल्यू टुवर्ड्स द लोअर वैल्यू. तो इसी तरह से ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, ये सराउंडिंग से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं. जैसे ही ये सराउंडिंग से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेंगे तो गैस लिक्विड मॉलिक्यूल्स में हमने, अगर हम लिक्विड मॉलिक्यूल्स की अगर एक थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देखें तो हमने ये स्टडी किया था कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं, ठीक है, और इनके दरमियान स्पेसिस होती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पेसिस नहीं होती, ये गैसेस की स्पेसिस से कम होती हैं क्योंकि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इनके दरमियान स्पेसिस एज़ कम्पेयर टू द गैसेस कम होती हैं, ठीक है. और ड्यू टू डैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. अब एक्चुअली क्या होता है कि ये जो गैस लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं दे आर ऑल्सो इन अ कॉन्टीन्यूस स्टेट ऑफ मोशन, वो भी मूव करते हैं. इट मीन्स दे पोजेस द काइनेटिक एनर्जी, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है. जैसे ही ये सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सराउंडिंग से एयर में से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, इन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इस लेयर ने मॉलिक्यूल का टेम्परेचर को एब्जॉर्ब किया है. ये जो नीचे वाली लेयर्स हैं इन्होंने नहीं किया, ठीक है. तो अब इस लेयर का टेम्परेचर बाकी की दो लेयर जो मैंने बनाई हुई हैं उनसे क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है. टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है. ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो ये ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं. जैसे वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे तो मूवमेंट के दौरान इनकी मूवमेंट ज़्यादा होने की वजह से दे वांट टू मूव फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे और उसके नतीजे में क्या होगा कि इनके दरमियान ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये ब्रेक हो जाएंगी. जैसे ही ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक होगी तो अब डेफिनेटली कि ये इस फोर्स की वजह से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्लोज थे. जैसे ये फोर्स ख़त्म हो जाएगी तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे. और ये कौन सी कंडीशन बन जाएगी, दैट विल बी द गैस स्टेट, जिसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं. सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं दे हैव द हाई काइनेटिक एनर्जी एंड ड्यू टू दैट काइनेटिक एनर्जी दे ब्रेक देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्पेसिस ज़्यादा हो जाती हैं एंड ये मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट किस में हो जाती हैं, गैस में. लिक्विड कन्वर्ट हो जाती हैं गैस में. दिस इज़ कॉल्ड एवेपोरेशन. सो अगर एवेपोरेशन को मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड स्टेट इनटू
गैस स्टेट, जब भी लिक्विड गैस स्टेट में जाती है इसको हम बोलते हैं एवेपोरेशन। जैसे पानी का स्टीम बनना, ठीक है, इसको हम लोग एवेपोरेशन बोलते हैं। या अगर थिनर या एथेनॉल या क्यूटिक्स रिमूवर आपने देखे होंगे, लिक्विड स्टेट में होती है, ठीक है, तो आप उसका जब ढक्कन हम उठा देते हैं तो हम कहते हैं कि भी ये उड़ जाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि वो सराउंडिंग से टेम्परेचर एब्जॉर्ब करते जाते हैं और वो लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट होती है, गैस स्टेट में कन्वर्ट होती जाती है और वो ख़त्म होती जाती है। इज़ इट क्लियर? तो एवेपोरेशन समझ आ गई है। सो दिस इज़ द बेसिक फिनोमिना, द कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड इनटू गैस स्टेट। किसकी वजह से? बाय एक्सेप्टिंग द हीट या एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, एंड दैट हीट और एनर्जी इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल दैट डिक्रीज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना का क्या मतलब है? सरफेस का मतलब होता है सबसे ऊपर वाली, बाहर वाली तह को हम सरफेस बोलते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो मैंने फर्स्ट लेयर मार्क की थी, तो ये है सरफेस लेयर, ये है इनर, ये चूँकि बॉटम के पास है तो ये बॉटम लेयर बन जाएगी, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाली कौन सी है? ये फर्स्ट वाली। तो हमेशा जो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करती हैं या हमेशा जो मॉलिक्यूल सबसे पहले एवेपोरेट होते हैं वो हमेशा कौन से होंगे? सरफेस वाले मॉलिक्यूल। जैसे ही ये मॉलिक्यूल एवेपोरेट हो जाएंगे तो अब बाकी पीछे प्लेट में कौन से मॉलिक्यूल, बस दो लेयर्स रह जाएंगी ना, ये वाली और दूसरी एक बॉटम वाली, ठीक है। अब सबसे ऊपर वाली कौन सी है? सेकंड वन, इसके ऊपर कोई नहीं है। अब ये एयर के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट आ जाएगी, अब ये सरफेस लेयर बन जाएगी। अब ये टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगी और एब्जॉर्ब करने के बाद ही किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गैस में। जैसे ही गैस में कन्वर्ट होगी तो अब ये भी ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट आपके पास जो लेयर आ जाती है वो कौन सी रह जाती है आपके पास? ये बॉटम वाली। अब इसके ऊपर कोई और लेयर नहीं है। अब ये कौन सी बन जाएगी? अब ये सरफेस लेयर बन जाएगी। अब ये एयर के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट हो गई है, ठीक है। अब इसलिए ये भी एयर में से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगी और एवेपोरेट हो जाएगी अनटिल और फिर जब बाकी हम देखते हैं अब ये भी लेयर एब्जॉर्ब हो गई है और सॉरी एवेपोरेट हो गई है, तो इसका मतलब पीछे अब कोई भी लेयर नहीं रही। इसका मतलब ये अब जो प्लेट है ये अब क्या हो गई? ये एम्प्टी हो गई है, अब इसके अंदर कोई पानी नहीं रहा। इज़ इट क्लियर? सो एवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना। हमेशा वो मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होंगे जिनकी एनर्जी ज़्यादा है, जिनकी एनर्जी कम है वो वहीं पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसकी इसी कंडीशन, इसी खासियत की बदौलत हम लोग ये भी कहते हैं एवेपोरेशन कॉज कूलिंग। एवेपोरेशन कूलिंग कॉज करते हैं। कूलिंग का मतलब ठंडक। अब इसका क्या मतलब है? ये कैसे कूलिंग कॉज करते हैं? अभी मैंने आपको क्या बताया है कि वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो क्या करते हैं? वो हीट को एब्जॉर्ब, वो एवेपोरेट होते, वो सराउंडिंग से टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके जो है वो कन्वर्ट होते जाते हैं इनटू द गैस स्टेट, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को हम लोग जो है वो इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं फॉर द कूलिंग प्रोसेस। अब इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा होता है? इंडस्ट्रीज़ में हम देखते हैं कि भाई लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन रही होती हैं, डिफरेंट रिएक्शन हो रहे होते हैं। अब वो जो रिएक्शंस हैं, ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट जो है वो रिलीज़ होती है, जिसको हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का नाम दिया था, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग रिएक्शन करवाने के लिए ख़ुद भी हीट देते हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो एक रिएक्टिंग चैम्बर है या वो कमरा है जहाँ पे ये सारा प्रोसेस हो रहा है वो उस रिएक्शंस की वजह से काफ़ी हीट अप होता है। अगर ज़्यादा हीट एनर्जी मिल जाएगी तो इक्विपमेंट की जो एफिशिएंसी है वो उसको रिड्यूस कर सकती है, ठीक है। तो इस पर्पज़ या इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या इस तरह से प्लानिंग की जाती है कि वो जो रूम होते हैं ना इंडस्ट्रीज़ के, जहाँ पे सारा काम होता है या स्टोरेज होती है, ठीक है, उस पूरे रूम के इर्द गिर्द पाइपलाइन जो है वो एक बिछाई जाती है और उस पाइप के अंदर वाटर को सर्कुलेट करवाया जाता है। ठीक है। अब पानी को सर्कुलेट करवाने से क्या होगा? पानी जैसे ही ये इस रूम, अब ये पूरा कमरा गर्म है, इस गर्म कमरे की वजह से ये पाइप भी गर्म हो जाएगा। अब क्या होगा कि भाई पानी जो है चूँकि ठंडा है वो क्या करेगा, वो सराउंडिंग से टेम्परेचर, वो अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग इसका क्या क्या होगा, अब ये कमरा होगा, वो इस कमरे से, इस रिएक्टिंग चैम्बर से जो है वो
हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और एवेपोरेट होते जाएंगे। अब यहाँ से जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा हम पानी को सर्कुलेट करवा रहे हैं, यानी कि एक दफ़ा पानी जब गर्म हो गया, एवेपोरेट हो गया, वो तो निकल गया, यहाँ पे पानी की मुसलसल हम सप्लाई दे रहे हैं। फ्रेश पानी भी आता जा रहा है, वो एवेपोरेट हो जाएगा, फ्रेश पानी आएगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, एवेपोरेट हो जाएगा। अब वो हीट यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यहाँ से जब हीट एब्जॉर्ब होती जाएगी तो डेफिनेटली अंदर टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एवेपोरेशन जो है वो कूलिंग कॉज करती है। इज़ इट क्लियर? ठीक है। या अगर आप अगर नहा के आएँ, बल्कि आजकल का मौसम है, आप खुद भी ऑब्ज़र्व करेंगे कि आप शावर लें, नहा के आएँ और आके आप पंखे के नीचे खड़े हो जाएँ तो आपको ठंडा लगता है। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जब आप नहा के आते हो ना, तो पानी के बहुत छोटे-छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आपकी बॉडी के ऊपर होते हैं, ठीक है? तो अब जैसे ही आप बाहर आते हो ना, तो वो जो ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, वो आपकी बॉडी से आपके जिस्म से हीट एब्ज़ॉर्ब करते हैं और उस एयर की वजह से, जो कि पंखे की वजह से पूरे कमरे में फैली हुई है, वो एयर जो है वो उन वाटर मॉलिक्यूल्स को जिन्होंने एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कर दिया है, वो उसको वहाँ से उड़ा के ले जाती है। मीन्स के वो वाटर ड्रॉपलेट्स आपकी बॉडी से हीट एब्ज़ॉर्ब करेगी और वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। वो आपकी बॉडी से हीट एब्ज़ॉर्ब करेगी तो डेफ़िनेटली बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और हमें ठंडक का एहसास होता है। इज़ इट क्लियर? इसी तरह से जो थिनर है या क्यूटिक्स रिमूवर है, ठीक है, थिनर या क्यूटिक्स रिमूवर या अल्कोहल जब आप हाथ पे गिरता है या लगता है तो हमें बड़ा ठंडा लगता है। इसकी वजह भी यही है कि जो थिनर है या क्यूटिक्स रिमूवर है, उनकी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत वीक होती हैं। जैसे ही वो हमारी बॉडी के साथ इन कांटेक्ट होता है तो वो मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में से, हमारे हाथ की हथेली में से, अगर हम हाथ की हथेली पे डालें तो वो हाथ की हथेली में से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेंगे और गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि वो उड़ जाएंगे, ठीक है। अब चूँकि उसने टेम्परेचर कहाँ से एब्जॉर्ब किया है, हमारी पाम, हमारी हथेली से, हमारे हाथ से, और हमारा हाथ में क्या लगता है, हमें फिर ठंडक फील होती है। इज़ इट क्लियर? सो एवेपोरेशन जो है वो कूलिंग कॉज करती है। इज़ इट क्लियर? ठीक है। नाउ वी विल स्टडी द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एवेपोरेशन, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके कम या ज़्यादा करने से एवेपोरेशन भी कम या ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सबसे मेन फैक्टर है एवेपोरेशन के ऊपर, दैट इज़ द टेम्परेचर। हायर द टेम्परेचर, हायर विल बी द एवेपोरेशन। डेफिनेटली टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा आसानी से जल्दी ब्रेक हो जाएंगी। ज़्यादा जल्दी ब्रेक होने का मतलब है कि वो किस में जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगी, गैस में। सो हायर द टेम्परेचर, हायर विल बी द एवेपोरेशन। इसकी एक और एग्जांपल भी आप ले सकते हो कि गर्मियों में कपड़े ज़्यादा जल्दी खुश्क हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द विंटर सीज़न, ठीक है। गर्मियों में ज़्यादा जल्दी खुश्क होते हैं सर्दियों की निस्बत। क्यों? क्योंकि गर्मियों में हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 45 होता है, 47 तक पहुंच जाता है, जबकि विंटर में टेम्परेचर रिड्यूस होता है, यानी कि वो टेम्परेचर 12 होता है, 13 होता है, या मिनिमम भी अगर हम लगाएं तो 2 या 3 होता है। इज़ इट क्लियर? सो इसलिए पानी को एवेपोरेट होने के लिए ज़्यादा टाइम होता तो है, लेकिन ज़्यादा टाइम लगता है। Is it clear? So higher the temperature, higher will be the evaporation. The second factor that affect the evaporation is the intermolecular forces. ये बात तो बड़ी आसानी से अब क्लियर हो गई है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो ही स्टेट ऑफ मैटर को डिस्क्राइब करता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो गैस स्टेट है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो लिक्विड है, और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि जैसे ही एनर्जी, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो वो आसानी से ब्रेक हो जाएंगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, गैस में, यानी कि वो ज़्यादा आसानी से एवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन अगर यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी तो वो आसानी से ब्रेक नहीं होंगी, तो इसका मतलब वो गैस में भी कन्वर्ट नहीं होंगी। सो हायर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, lower will be the evaporation. Is it clear? And the third factor that affect the evaporation is that surface area.
सरफेस एरिया का मतलब है कि कितना ज़्यादा लिक्विड जो है वो इन कांटेक्ट है विद एयर। ठीक है, एक आपके पास ये वेज़ल है, एक आपके पास ये वेज़ल है, इसका सरफेस ये बनेगा, इसकी सरफेस ये बनेगी। इसकी सरफेस में अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करूँगी, दे आर द नंबर ऑफ़ द वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें अगर मैं ड्रॉ करूँगी तो लेट्स सपोज देखो बस 3 बने हैं। किस में ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं? डेफिनेटली इसमें से जिसका एरिया, जिसकी विड्थ ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा विड्थ होगी, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस के ऊपर, और उतने ही मॉलिक्यूल्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैस में। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से 10 से 12 मॉलिक्यूल एक ही वक्त में एवेपोरेट हो रहे हैं और यहाँ पे चूँकि विड्थ कम है, सरफेस कम हो गई है, तो 3 मॉलिक्यूल एक वक्त में एवेपोरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल एवेपोरेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे एवेपोरेशन क्या है? ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है? कम है। सो सरफेस एरिया ज़्यादा है और सरफेस एरिया कम है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि एवेपोरेशन होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, लेकिन स्पीड, ठीक है, स्पीड का फ़र्क आ जाएगा। इसमें जो कि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट हो रहे हैं, तो इसमें एवेपोरेशन की स्पीड ज़्यादा है, इसमें क्या हो जाएगी? कम हो। इसलिए जब भी कोई चीज़ ठंडी करनी होती है या तो हम क्या करते हैं, उसको खुले बर्तन में डालते हैं। खुले बर्तन में डालने का क्या मतलब है कि भी उसका सरफेस एरिया चूँकि वो बर्तन भरा होता है तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। इज़ इट क्लियर? आपकी बल्कि बुक में एग्जांपल एक कप और सॉसेज की दी हुई है, सॉसर की दी है कि एक कप है और कप के नीचे सॉसर है। कप में चाय ज़्यादा देर से ठंडी होती है, और जबकि सॉसर में, चूँकि सॉसर सीधी प्लेट होती है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। आप उसमें चाय अगर उंडेलोगे ना, तो उस सॉसर में चाय जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है, सो दीज आर द 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एवेपोरेशन। दिस इज़ ऑल अबाउट द एवेपोरेशन प्रोसेस। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि एवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, यानी कि अगर यहाँ पे बहुत सी लेयर्स प्रेजेंट है लिक्विड की, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई ये नीचे वाली लेयर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर ले, नहीं, बल्कि जो ऊपर वाली होगी, जो इन कांटेक्ट है, वो ही करेगी। इसलिए हम इसको बोलते हैं एवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना। सेकेंडली, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसकी, दैट इज़ के एवेपोरेशन इज़ टेकिंग प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। Evaporation is taking place at all temperature, even at the freezing point of the water also there is a evaporation process. ठीक है, अगर एवेपोरेशन की स्पीड ज़रूर कम हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी बाकी मॉलिक्यूल्स की निस्बत, वो एवेपोरेट होने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि एवेपोरेशन जो है वो हर टेम्परेचर पे होती है। इज़ इट क्लियर? ओके, थैंक यू।